पिछले वीडियो में आपने सुना कि वो खो सिंह को ले गए और 3-4 घंटे तक कुछ नहीं हुआ और मुझे नींद आ गई। अब आगे। थाना नौलखा, लाहौर। रोज़ाना जुल्म और सितम के चक्कर तेज़ होता जा रहा था ताकि वे मुझसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्लामाबाद वाली कहानी मनवा सकें, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा था। बिजली के झटके लगाना, जिस्म में मिर्चें डालना, बर्फ़ पर लिटाना, ये 3rd डिग्री मेथड जारी थे। एक दिन लकड़ी का दरवाज़ा खुला। गैरत के 4 आदमी मेरे सामने खड़े थे। मेरी कोठरी खोली गई और मुझसे कहा गया कि अपने कपड़े समेट लूँ। मैंने उन्हें बैग में रखा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई और हथकड़ी लगाई गई। समुद्र सिंह को भी निकाला गया। हमें कहाँ ले जा रहा था और क्या किसी दूसरे यात्रा केंद्र में, इसके जवाब मेरे पास नहीं थे। आगे जीप पर बिठाया गया। सड़क के शोर से पहचान गया कि हम लाहौर की भीड़ भरी बाजारों से गुजर रहे हैं। लगभग 20 मिनट चलने के बाद जीप रुकी। आंखों से पट्टी उतारी गई तो हम थाना लाहौर में खड़े थे। हमें सब इंस्पेक्टर चौधरी निसार अहमद के सामने पेश किया गया। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था। उसने हवलदार से हमारे खिलाफ गैरकानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने का मुकदमा दर्ज करने को कहा। साथ में 29 DPR और सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 59 आर्मी एक्ट ऑफ पाकिस्तान की दफ़ा लगाने को कहा। उसके हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की गई और फिर हमारी तलाशी ली गई। अब वह दूसरे जराइम पेशा पाकिस्तानी हवालातियों के साथ बंद थे, मतलब हम लोग। सर्दी शुरू हो गई थी और हमें कहा गया कि 2-2 आदमी एक साथ कंबल में सो जाओ। आज हमें खाना भी नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तानी कैदियों ने रहम खाकर हमें अपने साथ रोटी खिलाई। इन सब के घर करीब थे और खाना घर से आया था। 1 महीने की यात्रा के बाद आज यह पहला दिन था जब मैं मानसिक तनाव से मुक्त था। पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तानी गानों के बहुत शौकीन होते हैं। उनके बार बार इसरार करने पर मैंने एक के बाद एक करके 4 गाने सुनाए। पहरे पर खड़ा संतरी भी झूम रहा था। उसने मुझे अपने जेब से एक कप चाय मंगा कर दी तो मैंने समुद्र सिंह के साथ मिलकर पी। अब रात के 10 बज गए थे। पहरेदार ने गाने बंद करने को कहा। कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे बीच 2 आदमी बड़े अच्छे कहानी सुनाने वाले थे, जिन कहानियों की तरफ बाहर शायद ध्यान भी ना देते हों। इस वक्त हम इन्हें बड़े चाव से सुन रहे थे। कहानी सुनते सुनते पता नहीं कब नींद आ गई। भंगी की आवाज़ सुनकर नींद खुली। वह झाड़ू लगाने के लिए जगा रहा था। सक्का ने घड़ों में पानी भर दिया। एक एक करके हम एक कोने में शौच से फारिग हुए। जमादार गंदगी उठा ले गया। कोई नाश्ता नहीं मिला। 10 बजे मेरा और समुद्र सिंह का नाम लेकर पुकारा गया। गार्ड हमें कचहरी ले जाने के लिए तैयार था। हमें तांगे पर ले जाया गया। हम लाहौर के रौनक भरे बाजारों से गुजर रहे थे। पुलिस वाले बड़बड़ा रहे थे कि उनकी दिहाड़ी मारी गई। अगर हमारी जगह पाकिस्तानी कैदी होते तो उनके नोटों के साथ साथ बढ़िया खाने को भी मिलता। जैसे जैसे हम कचहरी पहुंचे, हमें मजिस्ट्रेट इशरत अली शाह के सामने पेश किया गया, जिसने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया था। 1 बजे हमें एक ढाबे पे खाना खिलाया गया। 2-2 रोटियां और दाल मुफ्त। हम दोनों पर 4-4 आने खर्च किए गए। लोग हमसे बात करने को बड़े उत्सुक थे, लेकिन गार्ड ने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर हमें लोकल बस में बिठाकर नौलखा वापस ले आए। हमारी तफ्तीश चौधरी निसार को करनी थी। हमारा जिस्मानी रिमांड दिया गया। लाहौर की पुलिस तो अपने जुल्म के लिए वैसे ही बहुत मशहूर है। हम पर वे क्या क्या जुल्म करेंगे? क्या 596 FIU लाहौर से भी ज़्यादा? अब तो खाना और मार दोनों खाना मेरी किस्मत ही बन गई थी और मुझे इसी तरह ये दिन बिताने थे, चाहे मुस्कुराकर गुजारूं फिर चाहे रोकर। शाम 4 बजे फिर कोठरी से निकालकर चौधरी निसार के सामने पेश किया गया। उसने बहुत आराम से मुझसे पूछना शुरू किया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पुलिस कांस्टेबल पंडित अमी चंद का लड़का हूं, जो कि कभी ट्रैफिक पुलिस में हुआ करते थे और बंटवारे के बाद वे थाना अबोहर में थे, जहां इंचार्ज था मियाँ सरवर, तो यह सुनते ही उसकी हैरानगी बढ़ गई। उसकी आंखों के अंदर एक चमक सी आई और उसने कहा कि तू काले बामण दा बेटा है? जी चौधरी साहब, मैंने हामी भरी। उसने बड़े अफसोस से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेवकूफ़, यह तुमने अपने साथ क्या जुल्म किया, तुम्हें मालूम है?
तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे हासिल किया था? तुम अपने बाप की दूसरी शादी से हो। तुम शादी के 8 साल बाद पैदा हुए। इस बीच तुम्हारे माँ बाप ने साधुओं और फकीरों के दरवाज़ों की खाक छान मारी औलाद हासिल करने के लिए। एक बार तो नंगे पाँव कड़ी धूप में अबोहर पंज पीर की मज़ार पर गए, जिसने एक तावीज़ दिया और तुम्हारी पैदाइश होने के लिए दुआ मांगी। उसके बाद तुम दूसरी आलमी जंग के दिनों में पैदा हुए। बड़ी खुशियाँ मनाई गई। अबोहर की बड़ी बड़ी हस्तियाँ तुम्हारे घर पर आई और साहब कुंदन लाल आहूजा, मियाँ सरवर, दरबारी लाल नारंग, बाकियों के नाम मैं भूल गया हूँ। मैं खुद उस पार्टी में शरीक हुआ था। मुजावर ने यह भी कहा था कि तुम्हारे बाद और औलाद नहीं होगी। तुम्हारा कोई दूसरा बहन भाई है? नहीं चौधरी साहब, पिताजी की पहली शादी से एक सौतीली बहन है। उसने फिर एक बार सिर हिलाया और सिपाही को आवाज़ देकर चाय के साथ मिठाई लाने को कहा। पैसे उसने अपनी जेब से दिए थे। ओहो, सुन मेरे अजीज़, मैं तुम्हारी कोई ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा जुर्म इस किस्म का है कि मैं अपने ख़ानदान के लिए ख़तरा नहीं मोल ले सकता। लेकिन मैं तुम्हारे बाप को भी लिख कर इतला नहीं कर सकता, वरना वे मुझे भी तुम्हारे साथ कैद कर देंगे। तुम मेरे पास 10-15 दिन हो और यकीन रखो इस बीच कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ तुम्हारी पूछताछ सिर्फ रस्मी होगी। तुम तो इससे कहीं बड़े सेंटर से आ रहे हो, जिसके सामने हमारी पूछताछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमें इसके बाद कहाँ भेजेंगे? मैंने पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता मेरे अजीज़। तुमने अपने और अपने बाप की ज़िंदगी तबाह कर दी है। इसका मुझे बहुत बड़ा सदमा है। तुम्हारा बाप बहुत खुशमिजाज इंसान होता था, हट्टा खट्टा लंबा, जिससे मुजरिम कापा करते थे। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज़ी हुकूमत के दिनों में, जब एक सिपाही जाकर सारे गांव को घेर लेता था। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इस गंदे काम में फंसने की? मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसका मुझे सख्त अफसोस है। अगर तुम पाकिस्तानी होते और तुमने मेरे इलाके में किसी का खून भी कर दिया होता ना, तो मैं तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। लेकिन यह जासूसी का बेगैरत काम, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ बच्चे। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। मैंने नाई को बुलवाया है। शेव करवा कर नहा लेना। मेरा दिल भराया और आंखों में आंसू बह निकले। मैंने आदर से उसके पाँव छुए और बोला, चाचा जान, मुकद्दर इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। आपकी जगह कोई जालिम इंसान भी हो सकता था। यहाँ मालिक के रंग न्यारे हैं। एक तरफ उसने मुझे एक मुसीबत में धकेला है और दूसरी तरफ आप और सैयद करामत अली शाह जैसे नेक दिल इंसान के साथ वास्ता डलवाया है। चौधरी निसार बोले, इसके लिए अल्लाह को कसूरवार मत ठहराओ। उसने तुम्हें नहीं फंसाया। यह तुम्हारे खुद अपने अमाल हैं, जिसकी फसल तुम काट रहे हो। नेक दिल इंसान से मिलने की वजह तुम्हारे माँ बाप और बीवी की दुआएं हैं जो तुम्हें बचा रही हैं। काश मैं उस वक्त हिंद मजहब के जनूनियों को ले जाकर यह दिखा सकता कि ऐसे नेक दिल इंसान भी हैं उनमें, जिनको वे हमारा दुश्मन कहते नहीं थकते। ऐसे इंसान जो फरिश्तों को मात कर दे। पता नहीं कब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवारें कायम रहेंगी। हमारे पंडितों और मुल्लाओं के जहर भरे प्रोपेगेंडे का सब कमाल है। आरएसएस और मुस्लिम लीग के नेता अपनी लीडरी कायम करने के लिए हमारे जज्बात से खेलते हैं। हम नौलिखा थाने में लगभग 15 दिन रहे। फिर मजिस्ट्रेट ने हमें कोट लखपत जेल लाहौर भेजने का हुक्म दिया। चौधरी निसार ने चलते हुए मुझसे कहा, खुदा हाफिज मेरे बेटे, दिल छोटा मत करना, अल्लाह सब ठीक करेगा। यह कहकर उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखें भर आई थी और आंसू भी बह रहे थे। तांगा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। आंसुओं में धुंधलाई आंखों के साथ मैं लाहौर के बाजारों से गुजर रहा था। मुझे वहाँ कोई दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। सब मेरे जैसे ही थे, जैसे वे मेरे ही जिस्म के हिस्से हों। दुश्मनी का लफ्ज़ मेरे शब्दकोश से निकल चुका था। चोबू रजी से हमने बस पकड़ी और लखपत जेल आ गए। शहर से दूर सुनसान खेतों में यह जेल है। बड़ा दरवाज़ा खुला है। हमें जेल के दरोगा हाजी इफ्तिखार के सामने पेश किया गया, जिसने हमें फांसी की
कोठरियों में रखने का हुक्म दिया, जहां सजाए मौत के कैदी रखे जाते हैं, ताकि हम दूसरे पाकिस्तानी शहरियों से ना मिल सकें। वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन इसमें चाचा जान का आना और 15 दिन तक उनका रहमत से रहना, एक नेक दिल बंदे का मोहनलाल भास्कर को मिलना और उसके परिवार के बारे में बातें करना कहीं ना कहीं महसूस ही नहीं करवाया कि वीडियो लंबा हो गया। इसके बाद कोट लखपत जेल लाहौर में इन्हें भेजा गया और इनके साथ क्या हुआ वो अगले वीडियो में। शुक्रिया।